बेटियां। अपने दम पर, दम 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 पर, अपने दम पर। ये सच है कि हमारी महिला किसान इस भारत देश की शान है। आज महिला किसान दिवस है और इस बात को हम इस रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि आज हमारे डीडी किसान के स्टूडियो में देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी ही प्रगतिशील महिला किसान हम सब के बीच यहाँ पधारे हैं। कृषि क्षेत्र में और अपनी उपलब्धियों के माध्यम से जिस तरह से पद्मश्री जैसा सम्मान हासिल करने वाले आप छत्तीसगढ़ की फूलन बासंदे बाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रमा जी, आपका भी स्वागत है। आप विराजें, प्लीज़ टेक योर सीट। और राजलक्ष्मी मोहंती जी, पहले तो बहुत बहुत आभार कि आप लोग यहाँ आए समय निकालकर अलग अलग प्रदेशों से यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आपके जीवन में बहुत सारी चुनौतियाँ रही हैं, हमें मालूम है, और आज जिस रूप में उपलब्धियाँ हैं वो भी हमें मालूम धीरे धीरे हो ही रही हैं और आगे भी होती रहेंगी। आप सबका स्वागत करते हुए आपकी अनुमति लेकर मैं एक एवी जो है, आपकी पूरी यात्रा जो है ना, उसको हमने एक फिल्म में समेटा है, कोशिश की है समेटने की। वो फिल्म हम पहले दिखाना चाहते हैं ताकि उस यात्रा से, उस जर्नी से हम वाकिफ़ हो सके, जान सके, और फिर आपसे कुछ बातचीत करेंगे रूबरू। आइए देखते हैं। जिंदगी की राह आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है। मेहनत मशक्कत करके इसे एक खास रंग दिया जाता है। ऐसी ही एक शख्सियत है फूल बासन बाई, जिन्होंने जीवन में आने वाली कठिनाइयों से हार नहीं मानी और अपनी एक अलग पहचान बनाई। कभी बच्चों के साथ खाली पेट सोकर जीवन गुजारने वाली फूलन बाई आज करीब 2 लाख महिलाओं को सशक्त बनाने का काम कर रही हैं। मेरे जैसे कई लाखों भाई बहन हैं जो रहने को घर नहीं है, खाने को दाना नहीं है, न एक रोजगार नहीं है। तो क्योंकि वो अकेला है, वो चाह के भी कुछ नहीं कर पाती। और सबसे बड़ी बात है, एक माँ है। माँ एक कुछ नहीं करेगी, लेकिन मान लो 10 महिलाएं हम जुड़ जाते हैं तो बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले महिला स्व सहायता समूह हम लोग बनाए। इसमें 2 रुपये पैसा 2 मुट्ठी चावल से शुरू किए थे। आज हमारे पास 2 रुपये जो जमा किए वो 40 करोड़ बचत राशि है। जो 11 महिलाएं जुड़े थे, वो आज 2 लाख से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हैं और 14,000 महिला स्व सहायता समूह। फूल बासन बाई के लिए हमेशा से ये काम आसान नहीं था। कभी समाज तो कभी पति के ताने सुनने को मिलते थे, लेकिन आज पूरा गांव फूलन बाई की आवाज को सुन भी रहा है और उस आवाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चल भी रहा है। फूल बासन बाई को कई अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। क्योंकि मैं जब बचपन से देख रही थी कि दुनिया में सबका माँ बाप है, गरीब का कोई नहीं होता। मैं इतना स्थिति देखी हूँ कि 2 दिन 3 दिन चावल के मार के लिए गली गली घूमती थी। गाली मिलता था, ताना मिलता था, कोई चावल का मार देना पसंद नहीं करते थे। सभी का माँ बाप है, गरीब का कोई माँ बाप नहीं होता। लेकिन गरीब को सबल बनाना है, ताकतवर बनाना है, तो संगठन में होके उनको रोजगार दिया जाए, क्योंकि आर्थिक मजबूत होगा तभी हमारा समाज मजबूत होगा। आज महिला स्वयं सहायता समूह से थ्रेशर मशीन, रेडी टू ईट फूड, सिलाई, राशन की दुकान और न जाने कितने ही कामों में फूल बासन बाई का साथ पाकर आज सैकड़ों महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। फूल बासन बाई आज कई महिलाओं के लिए मिसाल बन चुकी हैं, जिन्होंने गरीबी और परेशानियों से निकलकर कामयाबी की नई बुलंदियों को छुआ है। फूल बासन बाई जी, जीवन में आपके बहुत संघर्ष रहा है। कैसा समय था वो, किस तरह की चुनौतियां थीं? और दरअसल ये जानना भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग हार जाते हैं, लेकिन आपने हार नहीं मानी, आगे बढ़ती रही। थोड़ा सा खुद हम सबको बताएं उस दौर के बारे में, अपने स्वयं अपनी वाणी में। परिस्थिति बहुत कुछ कराती है। शायद मैं बचपन से एक बेटी होने के नाते उस चीज़ को देख रही थी कि माँ कितने तकलीफ में रहते हैं। 2 दिन 3 दिन भूखा प्यासा रहना पड़ता था। साड़ी का 2 टुकड़ा करके माँ पहनाती थी। स्कूल जाते तो वहाँ से स्कूल से भगा देते थे कि तू क्या करेगी यहाँ, पहले कपड़ा पहन के आ, तेरे पास कपड़ा नहीं है, पढ़ने के लिए आ गई। 10 साल में शादी भी हो गया,
अच्छा। और 13 साल की उम्र से ससुराल आ गई। लेकिन 3 साल से पति बात नहीं किए, घर से बाहर रहना पड़ता था मेरे को। 10 दिन 15 दिन खाने की एक गिलास पानी भी नसीब नहीं होता था। यहाँ तक कि गांव वाले भी मेरे साथ बात नहीं करते थे। तो आपने शुरुआत कैसे की? यहीं से 11 बच्चे को मेरी जो बच्ची हैं, 2 बेटी 2 बेटा, और एक माँ क्या करे, वो मेरे गांव से 3 किलोमीटर ट्रेन चलती है। उस ट्रेन में मैं चारों बच्चों को फेंकूंगी और मैं खुद आत्महत्या करूंगी, ऐसे निकल गई थी। उस समय मेरे 2 बेटियां हैं, 7 साल की मेरी बेटी थी, एक 4 साल की बेटी है। वो मेरी बेटी दोनों पैर पकड़ के चिल्ला चिल्ला के रोने लगे, माँ हमको नहीं मरना है, हमको जीना है, आज के बाद आपको कभी खाना नहीं मांगेंगे। उसी दिन मेरे मन में लगा कि आज मैं इतना तकलीफ में हूँ, मेरे बच्चे भूखे प्यासे हैं, दुनिया में मेरे जैसे कई गरीब माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को खिला नहीं पाते होंगे, रोड में पड़े हैं। आज के पास मेरे को वहाँ से मैं बच्चे को लेके आ गई और मैं यही कसम खाई कि आज के पास जीना है तो समाज के लिए, और मर भी जाऊँ तो महिलाओं, गरीब महिलाओं के लिए। और उसके बाद मैं आज 20 साल से अपने लिए 1 रुपए का ये माथ में टिकली नहीं ली हूँ। साड़ी तो बहुत दूर के बाद मैं अपने लिए जीना छोड़ दी और 11 महिलाओं को 2 रुपया पैसा 2 मुट्ठी चावल से शुरू की। मेरे जैसे महिलाओं को एक संगठन में जोड़ना चाहती थी और वह इसी से मैं 2 रुपये पैसे से आज 40 करोड़ बचत राशि है महिलाओं के बीच में। 14,000 महिला स्व सहायता समूह हैं और 2 लाख महिलाएं हैं जो गांव में किसानी काम करते हैं, जिन लोग कभी शहर नहीं गए थे, हम लोग को बाहर नहीं देखे थे। वैसे गरीब महिलाओं को जोड़ जोड़ के मैं 2 लाख महिलाओं को रोजगार दे रही हूँ, जिसमें मेरा बहुत सारा सोसाइटी है, कंपनी है। मैं खुश नसीब हूँ कि मेरे जैसे इतना बड़ा परिवार, शायद 2 बेटी बेटा के पीछे पड़े रहती तो मेरा आज समाज कहाँ से कहाँ मेरी बहनें आत्महत्या करते जाती। आज तो फुलबासन जी, आप खुद में एक बहुत बड़ा ब्रांड है और आपके इस जज्बे को, आपकी उपलब्धियों को सचमुच हम सैल्यूट करते हैं। बहुत बहुत वंदन आपका कि जीवन में जो कुछ आपने हासिल किया है वो सचमुच अद्भुत है वो, और आप हमेशा इसी तरह से सबको प्रेरित करते रहें। हमारे साथ इस कार्यक्रम में राजलक्ष्मी जी भी हैं, राजलक्ष्मी मोहंती जी ओडिशा से भगवान जगन्नाथ की धरा से पधारी हैं। आपसे बातचीत शुरू करूं उससे पहले आपकी एवी भी देख लेते हैं, क्योंकि उस यात्रा को संक्षेप में हम समझ पाएंगे और फिर कुछ अतिरिक्त बातचीत आपसे करेंगे। आइए देखते हैं वो एवी। हिम्मत और कोशिश अगर दिल से की जाए तो कामयाबी हर हाल में आपको हासिल होगी। इस बात को सच साबित किया है उड़ीसा में पुरी के एक गांव गड़ा पदनापुर की रहने वाली राजलक्ष्मी मोहंती ने। उन्होंने एक पोल्ट्री फार्म से अपने सफर की शुरुआत की। आज वो कई महिलाओं के लिए एक मिसाल बन चुकी है। राजलक्ष्मी ने 2019 में इस सफर की शुरुआत की थी और आज सिर्फ पोल्ट्री ही नहीं, वो फिशिंग और मशरूम की खेती में भी अच्छा नाम कमा रही है। मैं ये जो फार्म 2019 में स्टार्ट किया था। जो स्टार्ट करने से पहले मैं ज़रा डिप्रेस में थी कि क्या करूं क्या नहीं करूं, कुछ मजबूरी थी मेरी। तो उसी समय मुझे पूरी कृषि विज्ञान केंद्र की एक ट्रेनिंग हमारे गांव में हो रहा था, तो मैं उस ट्रेनिंग में गई। उन्होंने बोला कि आप क्या करना चाहते हैं। मैं बोला कि आपका जो प्रोजेक्ट आपके हैं, कौन सा प्रोजेक्ट है मुझे बताइए, उसके बाद मैं बोलूँगी कि क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी। तो उन्होंने बोला कि उनका एक आर्या प्रोजेक्ट आया था, तो उसी में हनी, मशरूम और पोल्ट्री और मछली का प्रोजेक्ट था। तो मैं उससे पोल्ट्री का बिजनेस करने, मतलब फार्मिंग करने के लिए सोचा। हुनर किसी पहचान का मोहताज नहीं होता और राजलक्ष्मी की मेहनत तो ऐसी थी कि उसका शोर दूर दूर तक सुनाई दे रहा था। राजलक्ष्मी को अपने बेटे का भी भरपूर साथ मिला।
जिसका जिक्र वो हमेशा करती हैं। जब कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा था तो उसका असर राजलक्ष्मी पर भी पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार कोशिशों के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया। 2019 में भी कोविड स्टार्ट हुआ, उसी समय मुझे बहुत दिक्कत हुई। मुर्गियों को मैंने दाना देने के लिए बहुत दिक्कत हुई, तो उसके लिए मैंने घर में जो भी चावल वावल वो बो दिया और दाना भी कुछ मिला तो उसको भी दिया। आज राजलक्ष्मी मोहंती जिस मकाम पर हैं, वहां पहुंचना हर किसी का सपना होता है, इसलिए खुद राजलक्ष्मी दूसरे लोगों को प्रेरित कर रही हैं। और यही बात राजलक्ष्मी मोहंती को और बड़ा बनाती है। एक बार करतल ध्वनि आप सबकी तरफ से ज़रूर होनी चाहिए इस पूरी यात्रा के लिए राजलक्ष्मी जी की। आपने मैं ये सोच रहा था कि पोल्ट्री फार्मिंग क्यों शुरू किया? मैं पहले तो वर्मी कंपोस्ट किया था। हाँ। और उसके बाद 2019 में मैंने पोल्ट्री का बिजनेस शुरू किया और वो भी कड़कनाथ का था, वो काले काले मांस होता है उसका। और ये एक्चुअली मुझे इच्छा थी कि मैं पोल्ट्री करूं। उसी समय मुझे पूरी केबी के कृषि विज्ञान केंद्र की वो साइंटिस्ट एक दिन हमारे गांव पे गए थे, वो एक ट्रेनिंग कैंप कर रहे थे और उनका जो ट्रेनिंग में एक प्रोजेक्ट आया था आर्या करके, उसमें 4 प्रोजेक्ट था, मुर्गी का और फिश का और मशरूम का और हनी का। तो मुझे तो पहले से मुर्गी का इच्छा थी, तो मैंने मुर्गी करने के लिए उनको बोला और उन्होंने भी मुझे मुर्गी दी, 200 चूजे दिया और उसके वजह से मैंने मुर्गी का बिजनेस स्टार्ट किया। लेकिन जो उसके साथ साथ आपने बाद में फिशरीज़ का भी काम शुरू किया है ना, मछली पालन का भी काम आपने शुरू किया और मशरूम की भी खेती आप करने लगी हैं। जैसे पहले भी बातचीत हुई, एफपीओज़ जो बन रहे हैं बहुत बड़े स्तर पर पूरे देश में, ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जाने की कोशिश हो रही है, तो उसके साथ अगर उस तरह के कोई प्रयास से जुड़ती हैं या आप बनाती हैं तो उससे मुझे लगता है कि काफ़ी मदद मिल जाती है। बाकी आपकी बात ठीक है, जायज़ बात है। लगभग साल में अगर हम कहें तो कितनी, लगभग मैं सही पूरी सही जानकारी नहीं ले रहा हूँ, लगभग इनकम कितनी हो जाती होगी आपके इन सारे प्रयासों से? इन सालों में मैं जो जितने सारे मैं बिजनेस की वो फार्मिंग जिस टाइप का भी हो, तो मुझे साल में ज़्यादा तो नहीं, मैं 1-2 लाख तो मुझे फ़ायदे भी मिल जाता है। जो प्रॉफिट है वो इतना आपका हो जाता है। बहुत अच्छी बात है। आप अकेले ये सारा मैनेज करती हैं या परिवार के लोग भी या और लोग भी? परिवार में मेरा बेटा भी है। हाँ। और मेरा परिवार तो फुल मुझे सपोर्ट करता है, लेकिन मैं और मेरा बेटा हम दोनों ये सब करते हैं। चलिए, बहुत बहुत आपको बधाई इन सारी बातों के लिए और शुभकामनाएं भविष्य के लिए। निश्चित रूप से आप इसी दिशा में और आगे बढ़ेंगी, ऊंचाइयों को छुएंगी, इस बात का विश्वास है हमें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजलक्ष्मी जी के बाद रमा जी इज़ फ्रॉम नेल्लोर, आंध्र प्रदेश। यू स्पीक तेलुगु, राइट? हिंदी या अंग्रेज़ी मुश्किल होता है, बट मेरा ख्याल है कि आपके साथ कोई है जो शी विल ट्रांसलेट वॉट एवर यू से। सो वी वेलकम यू। आपकी तालियों के साथ हम रमा जी को वेलकम करते हैं, जो नेल्लोर से, आंध्र प्रदेश से आई हैं। बिफोर वी स्टार्ट द कन्वर्सेशन, वी विल लाइक टू शो द फिल्म बेस्ड ऑन योर जर्नी। सो लेट्स सी। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले का एक छोटा सा गांव है बेचरू दिप्पलम, जहां के मकान और सड़कें तो कच्ची हैं, पर यहाँ रहने वाली जिनकला राम देवी के इरादे काफी मजबूत हैं। अपने इन्हीं इरादों और मजबूत सोच की वजह से आज रमा देवी ने वो मुकाम हासिल किया है जिसको हासिल करना हर किसी के लिए एक ख्वाब होता है। पढ़ाई सिर्फ 10वीं तक की, लेकिन काम किसी बड़े इंजीनियर से कम नहीं। जिनकला राम देवी ने अपने दम पर गांव की कई महिलाओं को आज सशक्त बनाया है और उनके अंदर आशा की किरण जलाई है।
ఫస్ట్ నుంచి నేను వ్యవసాయం చేస్తూ ఉండేదాన్ని. రైతులందరం కలిసి ఇలా ఎవరి పాటికి వాళ్ళు పంటని అమ్ముకుంటే మంచి ధర రావటం లేదని చెప్పి ఏదో ఒక సమస్యకి పరిష్కారం మనం చూడాలి అని చెప్పే ప్రయత్నంలో మన రైతులకి ఏదో ఒకటి చేకూర్చాలి, సమకూర్చాలనే ఉద్దేశంతో అందరం సమిష్టిగా ఒక గ్రూప్గా క్రియేట్ అయితే ఇంకా ఎన్నో డెవలప్ మనం చేసుకోవచ్చని రైతులకి అవగాహన సదస్సులు పెట్టించి వాళ్ళ అవగాహన పెంచి అందరం కలిసి ఒక 350 మెంబర్స్ నాబార్డ్ సహకారంతో మేము ఒక FPOని స్టార్ట్ చేసాం. పెస్టిసైడ్స్, ఫర్టిలైజర్ కూడా మంచి నాణ్యమైన పురుగులు, ఎరువు మందుల్ని మన FPO ద్వారానే రైతులకి మనమే సప్లై చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో లైసెన్స్ తీసుకొని ఫర్టిలైజర్ షాప్ని ప్లస్ పెస్టిసైడ్ షాప్ని రెండింటిని ఏర్పాటు చేసుకున్నాము. అట్లాగనే ఇంకా టెక్నాలజీని పెంచాలని మేమే ఒక డ్రోన్ కంపెనీ వాళ్ళతో ఫోపెల్ అని దాన్ని కూడా తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ డెమో చేయించాము. డ్రోన్స్ కూడా ఇక్కడ రన్ చేసాం సార్. ఒక మిషన్తో స్టార్ట్ అయిన మన జర్నీ ఇంకా పెరగాలి అని చెప్పి కంపెనీ వాళ్ళతో మాట్లాడుకొని ఒక 3 హార్వెస్టింగ్ మిషన్స్ని వాళ్ళ దగ్గర నుంచి రెంటల్ పర్పస్లో తీసుకొని రైతులకి ఆ విధంగా టెక్నాలజీని పరిచయం చేస్తూ డెవలప్ చేసుకుంటూ మా సంస్థని డెవలప్ చేసుకుంటూ వచ్చాం. जिनकला राम देवी ने गांव की महिलाओं को इस बात का एहसास करवाया कि नारी अगर ठान ले तो वो भी धरती का सीना चीरकर उसमें हरियाली ला सकती है। इसके लिए जिनकला राम देवी ने स्वराज नाम से फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की, जिसे सरकार की ओर से कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। మేమే ఒక ప్రొక్యూర్మెంట్ని అంటే ఒక ప్యాడీ ప్రొక్యూర్మెంట్ సెంటర్ని స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాము. అలాగనే రైతుకి పంటలో ఏదన్నా డిసీజ్ వచ్చినప్పుడు తెలుసుకోలేకున్నారనమాట. ఆ డిసీజ్ వచ్చినప్పుడు సైంటిస్ట్ ద్వారా అంటే మనం అగ్రి క్లినిక్ టైప్లో ఒక ల్యాబ్ కానీ క్లినిక్ కానీ పెట్టి దాన్ని రన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. అంటే రైతుకి కావాల్సిన ప్రతి ఒక్క వనరు మా FPO దగ్గర దొరుకుతుంది అనే వెసులుబాటుని ఇక్కడ కల్పించాలని నా ఫ్యూచర్ ప్లాన్ కానీ టార్గెట్ గోల్ కానీ సార్. एक छोटे से गांव के किसान परिवार से निकलकर आज जिनकला राम देवी ने वो जगह हासिल की है जिसमें वो कई महिलाओं की रोल मॉडल बन गई हैं। रामदेवी की संस्था आज महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ साथ कृषि से जुड़े दूसरे कामों में भी किसानों की मदद कर रही है। आप सबकी तालियों के साथ इनकी इस पूरी जर्नी को हम सेलिब्रेट करते हैं। और रमा जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने इतनी सारी उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन जब आपने शुरुआत की थी किस तरह की चैलेंजेस थे आपके सामने? మేము చిన్నప్పటి నుంచి వ్యవసాయం చేస్తునేవాళ్ళం. నేను 10th క్లాస్ వరకు చదివాను. మా రైతు కుటుంబంలో ఏంటంటే ఫస్ట్ నుంచి వ్యవసాయం నేను చేస్తునేదాన్ని కాబట్టి మా మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత కూడా నేను కూలి పనులకు వెళ్తుండేదాన్ని. అలాగనే ఇప్పుడు మనం పొదుపు లక్ష్మి ఏర్పాటు చేసుకున్నాం, అంటే SHG గ్రూప్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాం మేము. SHG గ్రూప్ ఏర్పాటు చేసుకున్నప్పుడు 10 మంది మహిళలతో కలిసి 10 మంది పర్ మంత్కి 100 రూపీస్ లెక్కన బ్యాంకులో ఇన్వెస్ట్ చేసుకునేవాళ్ళం అనమాట. అలాగనే దాని ద్వారా మనం లోన్స్ తీసుకొని ఎలా అయితే వ్యవసాయం చేసుకుంటున్నామో అలాగనే మనం ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేసుకొని మనం కూడా రైతుకు మంచి గిట్టుబాటు ధరను ప్లస్ వాళ్ళకి టెక్నాలజీని పరిచయం చేయాలనే ఉద్దేశంతో మనం ఏం చేయగలం అనే దాని గురించి నేను సెర్చ్ చేయడం జరిగింది సార్. ఆ నేపథ్యంలో మాకు KPL మ్యాక్స్ అని చెప్పి NGO వాళ్ళు ప్రగతి యువ కేంద్రం అనే FPOని స్టార్ట్ చేశారని తెలిసింది. మేము నెల్లూరు డిస్టిక్ లేకుంటపాడు గ్రామంలో ప్రగతి యువ కేంద్రంని విజిట్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళు నాబార్డ్ సహకారంతో ఇలాగ రైతులందరినీ కలిసి ఒక సమిష్టి ఒక సంఘంగా ఏర్పాటు చేసి ఎలా వ్యవసాయాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారనే దాని మీద మేము వాళ్ళతో మాట్లాడి మేము కూడా ఒక గ్రూప్ని ఏర్పాటు చేసుకొని మనం ఎలా వ్యవసాయం సమిష్టిగా చేయగలము, సమిష్టిగా ఉంటే ఎటువంటి గోల్స్ని మనం రీచ్ అవ్వగలమనే ఉద్దేశాన్ని మా రైతులందరికీ చెప్పడం జరిగిందనమాట. మేము ఫస్ట్ ఒక 50 మెంబర్స్ గ్యాదర్ అయ్యి ఎలాగ మనం FPO స్టార్ట్ చేయాలి, మనం FPO స్టార్ట్ చేస్తే మనకి ఎటువంటి ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి, FPO అంటే ఏంటి అనేది ఒక 2 months నేను విలేజెస్లో తిరిగి రైతులందరికీ అవగాహన కల్పించాను. ఆ విధంగా కల్పించడం ద్వారా నాతో ఒక 15 మెంబర్స్ జాయిన్ అయ్యి మనం గ్రూప్ క్రియేట్ చేద్దాము, మనము ఒక 50 మెంబర్స్ని చూసుకొని మనం కూడా ఒక FPOని స్టార్ట్ చేస్తే మనం కూడా మనం పండించిన పంటకి దళారీ కాకుండా మనం పండించిన పంటకు మనమే ధరను నిర్ణయించగలమనే ఉద్దేశం వాళ్ళకి కలిగేలాగా నేను వాళ్ళకి ఎంకరేజ్ చేయటం కానీ వాళ్ళని ఏదైనా మీటింగ్స్ జరిగినప్పుడు తీసుకెళ్ళటం కానీ జరిగింది. వాళ్ళందరూ దాన్ని చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యి సో మనం కూడా ఒక FPO స్టార్ట్ చేద్దాము, మనం అందరం కలిసి FPO స్టార్ట్ చేస్తే మనం
ఎన్నో ప్రయోజనాలు ఉంటాయి దీంతో అని చెప్పి ఒక ఎఫ్పిఓని త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ మేము స్టార్ట్ చేసాము. మేము ఎఫ్పిఓలు ఏంటంటే 7 మంది మహిళలు 8 మంది మగవాళ్ళతో స్టార్ట్ చేసాం. ఫస్ట్ 15 మెంబర్స్తో. మాకు ఎలా అంటే ఫస్ట్ మనకి మెయిన్ ఇక్కడ ఏంటంటే డలారీ వ్యవస్థ. మాకు పండించే పంటకి మధ్యలో బ్రోకర్ అనేవాళ్ళు ఒకరు ఎంటర్ అవుతున్నారనమాట. మనం ఎలా దాన్ని చేర్చేయాలనే క్రమంలో ఫస్ట్ ఇయర్కి మేము టెక్నాలజీని పరిచయం చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఒక మిషనరీ తీసుకురావడం జరిగింది. కుబోటో కంపెనీ వాళ్ళతో మాట్లాడి టైఅప్ అయ్యి మేము ఫస్ట్ ఒక మిషనరీ తీసుకొని వచ్చి రైతుకి మనం ఏ విధంగా దాన్ని ఏర్పాటు చేయగలం, ఎలా దానివల్ల రైతుకి ఎలా ఉపయోగం అనే దాని గురించి రైతుకు తెలియజేయడం జరిగింది. అలా తెలియజేయడంలో ఏంటంటే మాకు రైతుకి టెక్నాలజీతో పాటే కొంచెం ఖర్చు కూడా తగ్గించడం జరిగింది. టెక్నాలజీ చూసి నచ్చిన రైతులందరూ మాతో కలిసి జర్నీ చేయడానికి ముందుకు వచ్చారు. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇయర్కి పెస్టిసైడ్ షాప్ని రన్ చేయడం జరిగింది. పెస్టిసైడ్ షాప్కి లైసెన్సులు తీసుకొని మనం నాణ్యమైన పురుగులు, ఎరువులు, విత్తనాలను కూడా మనం రైతులకు అందుబాటులో ఉంచితే రైతు ఏ విధంగా నష్టపోడు అనే ఉద్దేశంతో సెకండ్ ఇయర్కి అది స్టార్ట్ చేసాము. అది సక్సెస్ఫుల్గా రన్ చేసుకున్నాము. అలాగనే మన డ్రోన్ టెక్నాలజీని పరిచయం చేసాం మా రైతుకి. ఆ డ్రోన్ టెక్నాలజీ ద్వారా రైతుకి హమాలీ ఖర్చు తగ్గింది. అదేవిధంగా ఫస్ట్ ఇయర్ హార్వెస్టింగ్ మిషన్ ఒక మిషన్తో స్టార్ట్ అయిన మా జర్నీ నెక్స్ట్ ఇయర్కి 3 మిషన్స్తో ఇదైంది. అలాగనే 4, 5 ఇప్పుడు 20 మిషన్స్ని మా ఎఫ్పిఓ ద్వారా మా రైతు సభ్యులకు అందుబాటులో ఉంచగలుగుతున్నాం సార్. అలాగనే రైతు పండించిన పంటకి మనమే మంచి ధర నిర్ణయించాలనే ఉద్దేశంతో బయట బయర్స్తో అంటే లోకల్లో ఉండే డలార్లని, బ్రోకర్లని అందరినీ కాదని చెప్పేసి బయట బయర్స్ని కనెక్ట్ అయ్యి ఎంతో కష్టపడి ఒక 2 సీజన్స్ నుంచి ప్రొక్యూర్మెంట్ కూడా స్టార్ట్ చేసాము. కానీ ఆ ప్రొక్యూర్మెంట్ చేసే ఇదిలో చాలా ఇబ్బందులు పడ్డాము. కానీ రైతుకు మంచి ధరనైతే అందించగలిగాము. టోటల్గా రైతు సంతోషంగా హ్యాపీగా ఎఫ్పిఓలో జాయిన్ అయ్యి మేము రైతు సంఘంగా ఏర్పడిన దానివల్ల ఏంటి మనకు బెనిఫిట్ అనేదాన్ని 10 మంది రైతులకు చెప్పడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు. तो इसको अपने सभी दर्शकों के लिए हम चाहेंगे कि आपके साथ आई हैं वो ट्रांसलेट कर दें इसे, ताकि हम सब समझ सकें इस बात को जो तेलुगु नहीं जानते हैं वो भी, कि आप क्या कह रही थी. जी. शी सेड ये छोटी बच्ची से मैं किसान करता है इसका पापा. इसको 10th क्लास में शादी ख़त्म हुआ और ये छोटी बच्ची से मैं इसको और ये पापा खेती करते हैं ना, इसीलिए इसको पता चला क्या है क्या नहीं है और किसान के क्या क्या दिक्कत है क्या क्या दिक्कत नहीं है. ये लोग प्लान कर दी थी एक दिन, मतलब किसान को कुछ करना चाहिए लाइक मिशंस केमिकल्स में कुछ लाइक एंड आल्सो हार्वेस्ट करने के बाद सीड्स वगैरह होते हैं ना सर, उसका एक मीडिएटर होता है हमसे और दूसरा को देने के लिए, मतलब खरीद करने के लिए हार्वेस्ट, और उसको था ना उसको हटा के ये लोग प्लान कर रही है, मतलब लाइक वो हमको खुद के सेल करने के लिए लाइक डायरेक्ट मार्केट में कनेक्शन इसके लिए उन्होंने बताया कि एफपीओज का जो हाँ एफपीओ को ना और उसका यूज़ किया, ये सोची थी केमिकल में और सब कुछ में इसको फार्मर्स में डायरेक्ट कांटेक्ट होने के लिए ये सारा 2, 3, 4 आई थिंक 15 विलेज से ये घूमा था. और उसके बाद इसके बाद 15 फार्मर्स आई थिंक सुनी थी और इसके बाद इसको ज्वाइन होने इसके साथ ज्वाइन होके सब कुछ मिलकर एक प्लान बनवाई थी, ऐसे करना है ये करना है वो करना है. और ये स्टार्ट करने के बाद 1 साल दिक्कत आई थी इनको, दिक्कत होने के बाद थोड़ा सक्सेस हुआ सेकंड ईयर में. और उस सेकंड ईयर में एक कंपनी को टाई अप हुआ था और उसके बाद है ना एक ड्रोन को भी बात हुआ था. और उसके बाद ड्रोन को बात हुआ होने के बाद वो कोई लेबर्स होते हैं ना उनको कम हुआ था, वो लेबर्स को देने के पैसा ड्रोन को लगाई थी. ड्रोन को फर्स्ट ईयर में एक ड्रोन लगा इन्वाइट कर दिया और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करके क्या करना है क्या नहीं करना है, उसमें क्या दिक्कत है सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया किसान्स को. और उसके बाद है ना सेकेंड ईयर में उसका ड्रोन्स इंक्रीज़ हुआ 1, 2, 3, 4 लाइक अभी 20 चल रही है. अच्छा हाँ क्या बात है. 20 ड्रोन्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फार्मिंग में. फाइनली बहुत सक्सेस हुआ सारा दिक्कत होने के बाद. इनको टेक्नोलॉजी से वैसे भी बहुत प्यार है, हाँ है ना, खुद भी बहुत इंटरेस्ट हाँ. लेती है. थैंक यू वेरी मच रमा जी फॉर ज्वाइनिंग अस एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट. बहुत सारी हमारी तरफ से आपको शुभकामना, बधाई, बेस्ट विशेस. हमारे साथ बी शिवरानी जी भी हैं, हमारे मेहमानों में यहाँ आई हुई हैं. बी शिवरानी जी इज़ CEO VK JPCL
Salem, Tamil Nadu. From Tamil Nadu, she is here. So let's welcome Shivarani ji. We welcome you here in this program. Thank you, sir. You have received the Best Women FPO Award. Yes, sir. What was that? We are running on FPO in Veerabandi block. So national level best FPO award given by NABARD, sir. Rupees 50,000 cash prize they have given with a shield. So we are using that cash prize for working capital. So what was the specific produce which you were marketing or circulating in the market? Sir, our FPO is specialized in oil seed Okay. procurement because our farmer is having only oil seed and pulses. So we are specialized in that area. So we are procuring the groundnut from the farmers, women farmers. We are having 2,555 women farmers into 227 FIGs, and we have registered last 7 years back with the support of NABARD. Then we are procuring the groundnut and we are making into value addition to oil, and we are having the branding of Narumugai. Good, clean and tasty and best, the meaning of Narumugai. So what is the turnover at present? At present, nearly 60 crores we are having the turnover. 60 crores. Yes, during COVID time, we have worked very hard because at the time we have ensured the food security to the nearly 1 lakh families in and around Salem, sir. Congratulations, शिवरानी जी. Thank you, sir. आपके तालियों के साथ बहुत बहुत उनका वंदन अभिनंदन. We salute all the efforts made by you all. बहुत बहुत धन्यवाद फुलबासन भाई जी आपका, राजलक्ष्मी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, रमादेवी जी, और साथ ही धन्यवाद बहुत बहुत शिवरानी जी का भी जो हम सबसे हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ी हैं. तो इन सब के लिए हमारी तरफ से बहुत सारे कैपिटल ध्वनि के साथ आपका वंदन अभिनंदन. आप हम सब के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है और इसी रूप में रहेंगे. खैर, इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बहुत सुंदर नृत्य है, जनजातीय नृत्य है, मयूरभंज छाऊ के नाम से मशहूर है. मेरा ख्याल है आप तो ज़्यादा उससे निकट से जानती होंगी उसके बारे में, लेकिन उसकी कोरियोग्राफी और इसकी प्रेजेंटेशन इतनी खूबसूरत है कि इस सेलिब्रेशन के टाइम में, जबकि हम महिला किसान दिवस मना रहे हैं और आप सब यहाँ देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, तो आइए उस डांस के साथ, उस जनजातीय नृत्य के साथ हम इस मौके को सेलिब्रेट करें. प्रस्तुत कर रहे हैं मयूरभंज छाऊ नृत्य. अपने दम पर दम 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 पर अपने दम पर
यकीन मानिए कि ये जो अनुभव से लेकर उपलब्धियों तक की यात्रा है इतनी प्रेरक है, अद्भुत है। और इसीलिए मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जब आप तक ये बातें पहुंचती हैं और पहुंचेंगी तो आप में से बहुतों को इनसे प्रेरणा मिलेगी आगे बढ़ने की, चुनौतियों का सामना करने की और जीवन में लक्ष्य निर्धारित करते हुए उसको हासिल करने के लिए भी। अभी भी हम अपनी कुछ ऐसी ही बहनों से बातचीत करने जा रहे हैं जो कि अपने खेती के साथ साथ उससे जुड़े और अनेक क्षेत्रों में बहुत तरह की उपलब्धियां उन्होंने हासिल की हैं और उन उपलब्धियों के साथ वो दूसरों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बनती है। और इन तीनों के लिए आपकी तालियों के साथ भी हम इनका अभिनंदन करना चाहते हैं। संतोष जी, आपने तो राजस्थान में न सिर्फ नई तरह की गाजर उत्पन्न कर दी, उसको पेटेंट भी करा लिया और उसकी मार्केटिंग भी कर रही है और बड़ी उसकी डिमांड है, सुना है। तो ये जो आपकी यात्रा बड़ी रोचक है और मुझे लगता है कि एक ऐसी जगह राजस्थान में जो हम कह सकते हैं कि जहाँ जो गांव है आपका रहती है, छोटी सी जगह होगी, परिवेश बहुत ज़्यादा ऐसा आधुनिक नहीं होगा, उसमें आपकी सोच इतनी आधुनिक है और इतनी प्रोग्रेसिव है, प्रगतिशील है कि आपने ये सब कर डाला। पहले आप पर वो फिल्म अगर आपकी अनुमति हो तो देख लें, है ना, क्योंकि उससे हम समझ पाएंगे कि आपने कहाँ से शुरुआत की थी और आज कहाँ आप पहुँची है। तो आइए देखते हैं ये फिल्म। हिम्मत वाले पल में बदल देते हैं दुनिया को। सोचने वाला दिल तो बैठा सोचा ही करता है। कुछ ऐसी ही कहानी है राजस्थान के सीकर की उस महिला किसान की जिन्होंने जैविक खेती कर देश के सामने एक नया उदाहरण पेश किया है। साथ ही जिनकी कामयाबी के गीत हमारे देश के राष्ट्रपति भवन के गलियारों में भी गूंजते हैं। 2017 के माय हम राष्ट्रपति भवन में 70 साल बाद में किसान महिला सिर्फ में एक ही गई थी जो 15 दिन मेहमान के रूप में वहाँ राष्ट्रपति भवन में रुकी थी। 30 बीघा खेत की मालकिन संतोष ने उन्नत जैविक खेती की शुरुआत 2002 से की। जैविक तरीके से नए बीजों से गाजर की खेती कर इन्होंने पूरे विश्व को एक नई राह दिखाई। आज अपने देश को प्रधानमंत्री है, वो भी वो बात बोल रहे हैं कि आपने आज किसाना के दुगुनी मतलब आय होनी चाहिए, दुगुनी पैदावार होनी चाहिए। तो दुगुनी पैदावार आपने यहाँ तो हुआ कोई नहीं, मतलब हर चीज़ वहाँ पर हटकी करसियाँ, जैविक करसियाँ और अपनी मार्केट में आप अपनी मतलब जानकारी करसियाँ और बा बढ़ा से आप हर जगह जार जाए अपनी जानकारी के हिसाब से अपने आगे बढ़ना पड़सी और जैविक करके और मतलब किसानन प्रचार प्रसार करना पड़सी। जना आज आपने जाके दुगुनी पैदावार सी। आज सरकार का भी यह चीज़ है कि हर चीज़ आदमी स्वस्थ रहे और अच्छी चीज़ खाए, तो अच्छी चीज़ हमारी जैविक से ही मिलेंगे और जैविक का मार्केट होगा तभी हमको फायदा मिलेगा। इस प्रगतिशील महिला किसान ने गाजर के नवाचार से सबको हैरत में डाल दिया। काली व लाल गाजर का रंग अंदर से बदलकर उसमें मिठास को तो बढ़ाया ही, साथ ही उत्पादन में भी 1.5 से 2 गुने तक का फायदा हुआ और उन्होंने इस बीज का पेटेंट भी कराया है। हमारा तो ये प्लान है कि हम जो खेती कर रहे हैं और बीज का काम करें तो बीज की हम बड़ी एक कंपनी बना रहे हैं, बनाएंगे उसको। हमारा ये है कि भाई हमारे आगे से आगे मतलब हम तो कितने दिन तक करते रहेंगे कि आगे से यह कंपनी हमारी चलती रहे। उनकी गाजर की नई किस्म 75 दिनों में उपज दे सकती है, पिछले बीजों की तुलना में लगभग 15 दिन पहले, क्योंकि वो जल्दी अंकुरित होते हैं। संतोष पवार को खेती के क्षेत्र में राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और इसके अलावा इन्हें करीब 150 प्रादेशिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं। पहले हमें पंचायत स्तर पर सम्मानित हुए थे, फिर हम जिला स्तर पर सम्मानित हुए थे, फिर हम मतलब जैसे राज्य स्तर पर सम्मानित हुए थे, मतलब जैसे हमको कलेक्टर से हुए थे, मुख्यमंत्री से हुए थे, फिर हम सीधे ही हम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से 2013 के माह हमारे खेत का 2 साल तक सर्वे चला था, फिर 2013 के माह हमें राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था। इस तरह अनेक संघर्षों और परिस्थितियों की जंजीरों को तोड़कर संतोष पचार ने
कृषि क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। तो संतोष जी, ये जो फिल्म के माध्यम से हमने आपकी यात्रा जो देखी है वो बड़ी अद्भुत है। ये गाजर की खेती और उसमें भी नए तरह के कुछ सोच, ये कहाँ से आपके दिमाग में आई बातें? चीज़ें तो मैं सारी करती थी, जैसे गेहूँ, चने, मेथी, सरसों और सब्जियों में भी सारी करती थी। फिर उसमें से मैं सोची भाई सारी चीज़ तो हमारे से सक्सेस नहीं होगी, हमको एक चीज़ लेनी पड़ेगी। तो इसमें से मैंने गाजर में, बचपन में स्कूल में जाती तो मैं पहले पैसों की चीज़ नहीं मिलती थी, जो माड़ी की जो कोठी होती थी उससे अनाज में जो मूली गाजर मिलती थी। तो मैं मेरी किताब के नीचे मेरी जैसे दादी माँ थी उससे गुआर चोर के ले जाती थी और इस गुआर की हम गाजर खरीद के खाती थी। तो यही मेरा गाजर पर मन था, तो इसलिए मैं गाजर की खेती शुरू की। तो इसके फिर वो जो गाजर की खुदाई करती थी वो अलग अलग क्वालिटी गाजर निकलती, झकड़ा जब निकलती थी, जो छोटी बड़ी निकलती, मोटी निकलती, उसमें अच्छी निकलती, उनकी मैं छोटी छोटी पैकिंग करके और मेरे पति को मार्केट में बेचती। तो मार्केट में मतलब जो अच्छी वाली गाजर थी उसके हमको 15 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे उसको ज़्यादा मिलते हैं। तो मेरे थोड़ा सा उससे बढ़ा कि भाई इससे हमको ज़्यादा मिलते हैं। तो इस हिसाब से मेरी मार्केट, मतलब मैं धीरे धीरे उसको भाई इसका अच्छे वो गाजर अच्छी नहीं थी, उसी का मैंने बीज चालू कर दिया। तो आने वाले समय में उसी बीज की मैंने खेती की। तो जो अच्छा गाजर आपको उसमें दिखा लगा, हाँ, उसका आपने बीज की तरह इस्तेमाल किया और आगे उसको बढ़ाया। उसी गाजर का हमने बीज तैयार कर लिया। तो उसमें अलग क्या था? उसमें अलग ये था, जो गाजर अच्छी थी उसकी जो थोड़ी लंबाई ज़्यादा थी, उसकी शाइनिंग थोड़ी अच्छी थी, जो ऊपर से लेके नीचे तक थी, और जो ऊपर के पत्ते थे वो 5 से 6 पत्ते थे। तो मैंने सारे जो अच्छी गाजर होती थी उसके 10-15 पत्ते होते थे, अंदर की लकड़ियाँ जो मोटी होती थी और नीचे जिसकी शाइनिंग अच्छी नहीं होती थी। तो फिर इसी प्रकार से हम जो अच्छी अच्छी गाजर दे के उनका सीड बनाना चालू कर दिया और उसी सीड से हमने खेती करना चालू कर दी। तो फिर छोटे छोटे प्रोग्राम होते थे, कृषि वाह के होते थे, KVK के होते थे। तो और मेरे पास पशुपालन था। तो फिर मैंने ऐसे नाम सुना कि भाई कम खर्चे में खेती होती है, मैंने वो कम खर्चे में नहीं होती थी। तो मेरे पास गाय भैंस थी, तो मैंने एक खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद बनाना चालू कर दिया। तो उस खाद से हम जो खेती करते थे तो उसमें मैं जहाँ मीटिंग होती थी वहाँ जाती थी, इस मीटिंगों में ले जाती थी। तो जैसे KVK के हैं, कृषि वाह है, उसके अधिकारी कहते संतोष जी क्या लाए हो? मैं कहती है मैं जैविक खेती से सब्जी तैयार करती हूँ, अनाज तैयार करती हूँ। जब हमारे सीकर ज़िले में जैविक खेती का बिल्कुल नाम ही नहीं था। ये जो पेटेंट करवाने का आइडिया कहाँ तो से? फिर हम धीरे धीरे जैसे हम पंचायत स्तर पर सम्मानित हो गए, जिला स्तर पर हो गए, फिर 2013 के माह राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से हम सम्मानित हुए थे। बस 2017 के माह हम राष्ट्रपति भवन में मेहमान के रूप में रही थी। फिर हम 2020 के माह मुझे मतलब अवार्ड बहुत मिले। फिर हम बाजरे की दुगनी पैदावार की तो हम बम्बई में सम्मानित हुए थे, इसलिए मेरा अवार्ड तो बहुत मिले हुए हैं, मान सम्मान भी बहुत है, इतना बताया भी नहीं जा सकता। और फिर आज अपना जो DD किसान नेशनल का जो है चैनल, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमको मिल रहा है, इससे बड़ा क्या चाहिए हमको फिर। और अभी मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं अकेली आती हूँ और अकेली जाती हूँ। क्या बात। यही मैं मेरी बहनों से कहना चाहती हूँ कि साथ कोई कितने दिन रहेगा, अकेला चलना है और मजबूत बनना है। जय भारत, जय किसान। क्या बात है। एक बात तो है संतोष जी की मन साफ हो और मन में संकल्प हो तो आप कोई भी मंजिल, कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। स्वाति अरविंद जी महाराष्ट्र से। स्वाति जी, आपके बारे में भी एक फिल्म है हमारे पास जो आपकी जर्नी को लेकर संक्षेप में ही सही लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जो पड़ाव हैं आपकी इस यात्रा के, उसको उसमें हमने शामिल किया है। आइए देखते हैं ये फिल्म और फिर आपसे बातचीत करते हैं। जमीन पर बैठा क्यों आसमान देखता है? अपने पंखों को खोल, ये जमाना सिर्फ और सिर्फ उड़ान देखता है। खुद के लिए रास्ता बनाना तो फिर भी आसान है, लेकिन दूसरों को साथ लेकर चलना और तरक्की करना सबके बस की बात नहीं। ऐसी ही एक कहानी है स्वाति अरविंद शिंगाडे की, जो कि जोगेश्वरी किसान की अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है। स्वाति जी ने यह सफर अकेले ही नहीं बल्कि और भी किसानों को जोड़कर शुरू किया। सिर्फ 20 किसानों के साथ अपनी उत्पादक कंपनी शुरू करने वाली स्वाति के साथ आज करीब 200 किसानों की टीम है। मेरा जो काम करने का एरिया है वहाँ पे शुगर केन की, गन्ने की खेती बहुत ज़्यादा होती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं
गन्ने के प्रोसेसिंग से जो प्रोडक्ट बने, जैसे कि जैगरी पाउडर है, जैगरी है, इसमें काम करूँ। तो इसमें स्टार्ट करते करते मुझे आइडिया मिलने चालू हो गए कि मैंने एक ट्रेडिशनल वे से गुड़ बनाने का यूनिट मैंने रेंट पे लिया। वहाँ पे प्रैक्टिकली मैंने देखा कि कैसे चलता है ये गुड़ का मार्केटिंग, प्रोडक्शन, ये सब साइकिल बिठानी थी मुझे। फिर मैंने वो ट्रेडिशनल वे से गुड़ बनाया और दुबई तक मैंने उसको भेजा। तो मुझे समझ में आया कि वैल्यू एडिशन करके मुझे गन्ने के बहुत अच्छा मार्केट मिल रहा है, इसलिए फिर मैंने इसको बड़े पैमाने पे कन्वर्ट करने का डिसीजन लिया। स्वाति अरविंद ने ऑर्गेनिक और केमिकल फ्री गुड़ के प्रसंस्करण के लिए 750 किसानों को जोड़ना शुरू कर दिया है। उनकी टीम में ऐसे लोग शामिल हैं जो ऑर्गेनिक खेती के एक्सपर्ट हैं। स्वाति अरविंद की गुड़ प्रसंस्करण यूनिट में रोजाना 150 टन गन्ना पेराई क्षमता है और लगभग 18 से 20 टन रोजाना केमिकल फ्री गुड़ पाउडर मिलने की गारंटी भी है। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस इकाई में लगभग 7 करोड़ रुपए लगे हैं और राज्य कृषि विभाग महाराष्ट्र की ओर से 1 करोड़ मिले। अभी जर्मनी और मलेशिया का भेजने का एक्सपीरियंस हमने लिया, एक एक कंटेनर वहाँ पे भेजे, वहाँ का एक्सपीरियंस अच्छा रहा। यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के लिए भी यूनिट रेडी हो गया है और ये सब करते अभी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आगे जाके इसका प्रोडक्शन, क्वालिटी और ये सब हमने फर्स्ट सीज़न में कर लिया, लेकिन अभी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ हम एक्सपोर्ट मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा कवर करें। चाहती है। ये स्वाति जी, आपकी यात्रा के बारे में संक्षेप में ये जो जानकारी हमें मिली है, लेकिन बहुत कुछ आपसे भी जानना है हमें। तो किस तरह से आपने शुरुआत, जब ये समूह कितने लोगों को लेकर आपने काम शुरू किया था और किस सन में आपकी ये शुरुआत हुई थी? हमारे समाज की एक प्रथा है कि बच्चा पढ़ता नहीं है, खेती करो, नौकरी मिलती नहीं है, खेती करो। मैं उस उदाहरण से एकदम अलग हूँ। मैं खुद एग्रीकल्चर में पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। एग्रीकल्चर पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी एग्रीकल्चर करके मैं महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम से सब इंस्पेक्टर रह चुकी हूँ। अच्छा। ये सब हासिल करने के बाद मैंने सोचा कि मैंने एग्रीकल्चर की पढ़ाई ये की है तो मैं इसी में काम करूँगी। देखिए, लोग नौकरी के लिए पीछे पीछे भागते हैं कि कहीं से सरकारी नौकरी मिल जाए, कोई ऐसी प्राइवेट भी मिल जाए, खेती से दूर जाना चाहते हैं, जबकि आपने खेती से इतना कुछ हासिल किया है। फिर मेरे पति जो है उन्होंने बोला कि तुझे जो करना है तू कर सकती है। तो मेरे जीवन में ये कठिनाइयाँ नहीं थी जो मेरी माँ बहनों की मैं अभी देख रही हूँ। सच है। सब स्मूथली चल रहा था, लेकिन मुझे कुछ अलग सा करना था। और देखा जाता है कि एक लिस्ट लगती है, उद्योजकों की लिस्ट लगती है, उसमें ये कंपनी रैंक में है, वो कंपनी। मेरे दिमाग में एक ही था कि इस तरीके से कमर्शियल खेती करूँगी कि किसान भी एक रेंज पे होना चाहिए और वो लिस्ट में वो जो बड़े बिजनेसमैन की लिस्ट बनती है उसमें अपना नाम होना चाहिए, किसान का नाम होना चाहिए। तो उस तरीके से मैंने अपनी शुरुआत की। जोगेश्वरी किसान समृद्धि प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड नाम से मैंने गुड़ की फैक्ट्री बनाई जो जैगरी पाउडर, गुड़ की पाउडर और क्यूब बनाती है। हम जर्मनी और मलेशिया में देने का हमें एक्सपीरियंस है। और जो मैंने गुड़ का यूनिट बनाया है, मैंने 14 साल में की, वो पढ़ाई का अनुभव था, लेकिन मैंने प्रैक्टिकल बहुत सीखा कि हमारा मार्केटिंग पे ही हम आके रुक जाते हैं और बाकी क्या करते हैं कि जो चीज़ हमें करनी चाहिए ताकि हम मार्केट में उतर सके। तो मैंने जो यूनिट बनाया है वो भारत में उस तरीके का एक्सपोर्ट नॉर्म को फुलफिल करने वाला यूनिट मैंने बनाया है, जिसमें मैंने 10 लाख से खुद की किसानी चालू की थी 2008 में। आज 14 करोड़ से भी आगे इन्वेस्टमेंट मेरी कंपनी में लगी है। इसमें 500 से ज़्यादा महिला और किसानों का हम गन्ना लेते हैं
और इसमें मैंने एक चीज़ में महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट लिया है, क्योंकि मुझे देख के बहुत सारी महिलाओं को, विद्यार्थियों को या जो नौकरी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं उन लोगों को एक इंस्पिरेशन मिले और वो जीवन में कुछ कर पाए, एक आइडिया लेके मुझसे। तो इस तरीके से मैं कर रही हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है कि एक किसान का ब्रांड पूरे भारत में पहुँच गया, जर्मनी, मलेशिया तक पहुँच गया, और ये साल में अमेरिका पहुँचाने का मेरा जो सपना है वो, इसके लिए हमारे सब किसानों की और हमारे कंपनी के सभी फार्मर्स की मेहनत चल रही है। देखिए, दुनिया के दूसरे देशों में अगर ये प्रोडक्ट और अच्छा प्रोडक्ट अगर जाता है, उत्पाद जाता है, भारत का नाम भी रोशन होता है उससे कि भारत में ऐसी चीज़ें बन रही हैं जिसकी डिमांड दुनिया के दूसरे देशों में। अभी मोदी जी ने जो अनाउंस किया था, बहुत सारी योजना है कि हमारे किसानों को नहीं पता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि हमारे सब फार्मर्स को योजनाएं पता चले। महाराष्ट्र गवर्नमेंट में जो योजना गठशोती योजना करके निकाली थी, तो मैंने ये प्रोसेसिंग यूनिट स्टार्ट किया। 1 करोड़ की हमें सब्सिडी मिली, उसमें लगा हमें उससे भी बहुत ज़्यादा, लेकिन वो जो सपोर्ट रहता है, गवर्नमेंट का सपोर्ट रहता है, तो आज पीएम योजना के अंडर, पीएम फूड प्रोसेसिंग योजना के अंदर प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न द्रव्य योजना, जो हमारे किसान भाइयों को पता होनी चाहिए, क्योंकि प्रोसेसिंग में बहुत सारी मेरी महिलाएं काम कर रही है, तो उसमें प्रोसेसिंग के लिए बहुत सारा प्रमोशन करते, तो उसमें हम ब्रांडिंग के लिए उनका सपोर्ट ले रहे हैं, ताकि मैं मेरा ब्रांड पूरे देश और बाहर भी भेज पाऊँ। और उसी योजना के तहत हम एक्सपांशन भी कर रहे हैं, ताकि जो भी एक्सपोर्ट नॉर्म है वो फुलफिल कर सके, इसलिए हम हमारी यूनिट का और एक्सपांशन कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमारे किसान भाइयों ने समझ के लेनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है स्वाति जी, क्योंकि जानना बहुत ज़रूरी है, जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और हमने इसीलिए आज इस कार्यक्रम में ख़ासतौर पर वाई.आर. मीणा जी को, जो कि अपर आयुक्त हैं भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में, उनको आमंत्रित किया। उनसे भी बातचीत करेंगे। जो योजनाओं की बात कर रही हैं आप, हमारी सबकी इच्छा है कि उनसे हम थोड़ा और जानेंगे। लेकिन उसके पहले मैं गुजरात से आई झनक बा जो है वो मोगीबेन हैं, उनकी बेटी है, और पशुपालन का व्यवसाय उन्होंने शुरू किया और उसमें जो उपलब्धियां हासिल की है वो सचमुच बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत गर्व करने वाली है। तो झनक, पहले फिल्म देख लें, ये भी देखते हैं आपकी माँ के ऊपर जो बनी हुई है और आप लोगों की पूरी जो यात्रा है उस पर, और फिर आपसे बातचीत करेंगे उनके बारे में। आइए देखते हैं। बात जब देश में पशुपालन की हो तो गुजरात का नाम सबसे ऊपर आता है, और इसी गुजरात के गांव सुलगाम सोनाली से आती हैं मोगीबेन। मोगीबेन 2015 से पशुपालन के इस व्यवसाय में है। मेरा नाम राजपूत झनक है, ये मेरी माता जी है। हम ये पशुपालन का व्यवसाय 2007 से करते आ रहे हैं, लेकिन मेरी माता जी ने अपना खुद का व्यवसाय 2015 में शुरू किया। मोगीबेन खुद ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन उन्होंने अपनी इस कमी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। आज पशुपालन के इस व्यवसाय में उनका पूरा परिवार तो लगा ही हुआ है, साथ ही वो 5 परिवारों को भी इस व्यवसाय से जोड़कर उनका भी भरण पोषण कर रही हैं। हमारे घर का मुख्य व्यवसाय ये पशुपालन का ही है। मेरे पिताजी पशुपालन डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, गवर्नमेंट, और मेरी मदर ये सब पशुपालन का कार्य संभालती है। खास बात यह है कि मोगीबेन अपने इस पशुपालन के व्यवसाय से अपना घर तो चला ही रही हैं, साथ ही पर्यावरण का भी ख्याल रख रही हैं। पिछले 6 महीने से मोगी बहन इस पशुपालन व्यवसाय से जमा हो रहे गोबर से गोबर गैस बनाती हैं। इससे ही उनका किचन चलता है। रोजाना हमारे फार्म में जो गोबर उत्पन्न होता है उन्हीं में से हम खुद का गोबर गैस उत्पन्न करते हैं। खुद का हमारा गोबर गैस का प्लांट है और उन्हीं में से हम सारी रसोई बनाते हैं। हमने 6 महीने से ये हम कर रहे हैं। पशुपालन के इस व्यवसाय से जहां मोगीबेन और उनका परिवार पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन चुका है, वहीं गांव के दूसरे लोगों को भी वो आत्मनिर्भर बना रही हैं। इस पशुपालन के व्यवसाय में हम और 5 परिवारों को रोजगारी देते हैं। और इसके साथ ही
वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत का सपना भी साकार कर रही हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जो सपना है भारत को आत्मनिर्भर बनाने का, उनमें हम हमारा पूर्ण सहयोग देने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये झनक माँ ने बहुत मेहनत की, मुझे लगता है ना, क्योंकि आप लोग अब जुड़े हैं, लेकिन जब शुरुआत होती है नई चीज़ की, जब कोशिश की जाती है तो उस समय बहुत सारी चैलेंजेस, चुनौतियाँ होती हैं। मेरा ख्याल है 2015 में उन्होंने विधिवत शुरुआत की थी। जब हमने ये पशुपालन का व्यवसाय स्टार्ट किया तब हमारे पास एक ही भैंस थी और एक ही गाय थी। अच्छा। उसके और इस व्यवसाय में बहुत सारी कठिनाई आई। तो पढ़ाई भी करते हैं और माँ के साथ काम भी करती हैं? हाँ सर, पढ़ाई भी करती हूँ और सर काम भी कर लेती हूँ। हाँ। कितने पशु जो हैं, मतलब गाय या भैंस या कितने पाले गए हैं? सर हमारे पास 13 बन्नी भैंसें हैं और 10 कांकरेज गाय है जो हमने खुद अपने फार्म पर ब्रीड के जरिए खुद बनाए। अच्छा। हाँ। उसके लिए तो काफ़ी मैन पावर की ज़रूरत होती है। हाँ, इतने बड़े व्यवसाय में। हाँ सर। तो और लोग भी हैं जो काम करते हैं आपके साथ, या परिवार के लोग ही सारे? सर परिवार के लोग और बाकी दो तीन परिवार हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस व्यवसाय में। हम हमारा साथ देते हैं। जो दूध का उत्पादन होता है जनक, हाँ। क्योंकि काफ़ी मात्रा है उसकी, हाँ। तो उस दूध का क्या करते हैं आप लोग? सीधे सप्लाई करते हैं या कोऑपरेटिव्स को जाता है या कुछ उसका प्रोडक्ट तैयार करते हैं? दैनिक 80 लीटर दूध उत्पादन होता है। 80 लीटर? हाँ सर। और उनमें से जो कांकरेज गाय का दूध है उसका हम घी बनाकर बेचते हैं और जो भैंस का दूध है वो हम बनास, जो हमारी डेयरी है बनास, उसमें सर दे देते हैं। गाय के दूध के घी की डिमांड मेरा ख्याल है ज़्यादा होगी। हाँ सर। है उसका कुछ अपना आपने ब्रांडिंग की है, उसकी मार्केटिंग वगैरह करते हैं? नहीं सर, अभी तक वो कुछ स्टार्ट नहीं किया है। हाँ हाँ, अभी कुछ करेंगे इसके बारे में। खुले मार्केट में हाँ, देते हैं उसको? अभी तक खुले मार्केट में ही देते हैं। आप क्या कर रही हैं? सर मैं अभी 12th में हूँ, 12th साइंस में। अच्छा। हाँ सर। तो आप किस तरह का सहयोग करती हैं माँ के काम में? सर उन काम पढ़ाई से मतलब इतनी फुर्सत नहीं मिलती, तो भी सुबह शाम थोड़ा बहुत उनको हेल्प कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात है। आप और आप जैसे बहुत सारे हमारे युवा साथी जो हैं, उनको एक सकारात्मक ऊर्जा आज के इस कार्यक्रम और इस बातचीत से, आप सभी जो बहनें यहाँ पर आई हुई हैं, महिला किसान उद्यमी, इनसे सबसे बहुत इंटरेस्ट है ना, तो आप ये सारा कार्यक्रम और आप अपने व्यक्तिगत अनुभव भी माँ से बताएंगी। असल में भारत सरकार की तरफ से जो, और ख़ासतौर पर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से ऐसी बहुत सारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। मीणा साहब से मैं निवेदन करूंगा, एक तो आपकी तालियों के साथ हम मीणा साहब का स्वागत भी करते हैं जो समय निकाल कर यहाँ हम सबके इस कार्यक्रम में आए हैं। ये कार्यक्रम हम सबका, उनका भी है। ख़ासतौर पर हमारे जो कृषि से जुड़ी हुई महिला उद्यमियाँ हैं, उनको लेकर कुछ योजनाएँ हैं जो आप बताना चाहेंगे, और बताएँ प्लीज़। सभी महिला किसान जो यहाँ पर प्रतिभागी बनी हैं, उनको मैं अपनी ओर से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की ओर से बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा। अब रहा सवाल योजनाओं का, तो आप सभी को पता है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार किसानों की सेवा में ढेर सारी योजनाएं चला रहा है। अभी क्या किया है, पहले हमारे यहाँ महिलाओं के लिए कोई ख़ास योजना होती थी, जैसे कृषि में महिलाएं या वुमेन इन एग्रीकल्चर हम कह सकते हैं, लंबे समय तक वो योजना चल रही थी। लेकिन किसी एक योजना के सहारे महिला किसानों को बहुत ज़्यादा मदद नहीं की जा सकती। तो अभी प्रावधान किया गया है कि जितनी भी हमारी योजनाएं हैं, चाहे बागवानी विकास की हों, पशुपालन की हों, मत्स्य की हों, उत्पादन के साथ साथ जो प्रोसेसिंग है उसकी योजनाएं हों, सभी में भारत सरकार ने एक नीतिगत फैसला लेते हुए 33% प्रतिभागी मतलब महिलाएं हों, ये एक प्रावधान किया है। और हम रेगुलरली मतलब नियमित रूप से इस चीज़ पर फोकस रखते हैं, इसका अवलोकन करते हैं। जो योजना के संचालक हैं, जो भी डिवीज़न है, हमारे अलग अलग डिवीज़न है, बागवानी, फसल, इस तरीके से, तो उन सबको हम प्रेरित करते हैं, कहते हैं कि आप 33% महिलाओं की भागीदारी बढ़ाओ। तो काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, लेकिन बहुत आगे जाने की अभी ज़रूरत है। और महिला किसानों की भागीदारी की अगर मैं बात करूँगा,
तो मैं समझता हूँ भारतीय कृषि का ये रीढ़ की हड्डी महिलाओं को कह सकते हैं, यानी बैकबोन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। जो महिलाओं का रोल है डायरेक्टली इनडायरेक्टली 60 से 80% तक जो हमारी ग्रामीण महिलाएं हैं कृषि के कार्यक्रमों से जुड़ी हुई हैं। वो सीधे तौर पर किसान हो सकती हैं, वो कृषि के क्षेत्र में लेबर का काम कर सकती हैं, वो उनके पास ज़मीन नहीं है, घर में रहती हैं या कोई दूसरा व्यवसाय करती हैं, लेकिन जब सस्ते कृषि के उत्पाद मिलते हैं, फल सब्जियां या दूसरे उत्पाद, उनको प्रोसेस करके पैकेजिंग करके, जैसे हमारे महाराष्ट्र की महिला ने बताया गुड़ पर प्रोसेसिंग का काम, ऐसे ही जैम, जेली, अचार, चटनी, मुरब्बा, जूस, ये सब बहुत सी महिलाएं हैं जो अपने घरों में बना के जी बिल्कुल पैकेजिंग करके। मीणा साहब, बहुत सारे अब हमने पहले सुना भी क्योंकि शुरू से जब बातचीत चल रही है तो ऐसे बहुत सारी जो बहनें हैं जिन्होंने इस बारे में बताया कि इतने सारे प्रोडक्ट्स को बना के मार्केट में पहुंचा। जी हाँ, तो ये आमदनी बढ़ाने का ये बहुत अच्छा जरिया है। तो समय की चूंकि एक सीमा है तो इसलिए मैं आपका आभार सिर्फ व्यक्त करता हूँ एक बार आपकी तालियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद मीणा जी का, धन्यवाद। मंत्रालय से आप आए और आपने ये जानकारी दी है, और दरअसल ढूंढना चाहेंगे तो रास्ते बहुत सारे निकलेंगे और बहुत सारी स्कीम्स और योजनाएं भी पता लगेंगी। एक बार देखें ज़रूर, जाने ज़रूर। खैर, इस बातचीत को तो हम यहाँ विराम ज़रूर देते हैं आपसे, क्योंकि और बहनों से बात करनी है, लेकिन बहुत सारी आपके लिए शुभकामनाएं, भविष्य के लिए बहुत सारी बधाई भी। और मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम हो गया मनोज तिवारी जी को सुने हुए, तो एक बार और उनकी खूबसूरत सुरीली आवाज़ में देश की माटी की महक आती है दरअसल उनकी गायकी में, लोक गायकी में, तो उसको अनुभव करने का समय है। तो एक बार मनोज तिवारी जी को हम फिर से सुनते हैं और फिर लौट कर आते हैं, बातचीत को कुछ और नए आयाम देंगे, कुछ नई बहनों से बात करेंगे। आइए मनोज तिवारी जी की इस प्रस्तुति का आनंद लें। अपने दम पर, दम 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 पर, अपने दम पर। एक बार फिर आप लोगों को मैं प्रणाम करता हूं, इसलिए कि आज नवरात्रि का प्रथम दिन है और आज महिला किसान दिवस है। आज एक गीत सुनाना चाहता हूं और उसमें कहना चाहता हूं जगत जननी मां भगवती से। भवानी नवरात्रि का पावन दिन मैया, महिला किसान का दिवस भी है। कुछ नई नई सृजना भी है, कुछ नए नए पावन दिन है। बहनों के घर खलिहान से अच्छा अनाज मिले, ऐसी मेरी बहनें किसान बने। सासुर नैहर सब राज करे, सासुर नैहर सब राज करे। मैं माँ से प्रार्थना करता हूँ, माँ जो बेटियां, जो बहन, जो महिलाएं, जो माताएं किसानी कर रही हैं, लीड ले रही हैं, उनके घर में खुशियां भराना माँ, कोठिला भरौले रही है। सुख दैया है तू, ओ मेरी मैया है तू, तू तो कोठिला भराने वाली है मैया, तू तो खुशियां भराने वाली है मैया, कोठिला भराने वाली है मैया, कोठिला भराने वाली है मेरी मैया
दैया है तू तो हर सुख बढ़ाने वाली है मैया, कोठिला भराने वाली है मैया, कोठिला भराने वाली है। तेरी कृपा से खेतों में है बालियां, खेत कुछ ज्यादा लहलहा रहे हैं, खेत कुछ ज्यादा लहलहा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि माताओं के परिश्रम से कुछ ज्यादा ही हरे हरे दिखा रहे। तेरे रहम तेरी कृपा से खेतों में है बालियां, तेरी कृपा तेरी रहमत से बागों में है डालियां, तेरी कृपा से खेतों में है बालियां, तेरी रहमत से बागों में है डालियां। मेरे बहनों के घर अन्न धन भर दे माँ, मेरी बहनों के घर अन्न धन भर दे माँ, उनके खलिहान में धन ही धन कर दे माँ, उनके खलिहान में धन ही धन कर दे माँ। तू तो सबको हंसाने वाली है मैया, कोठिला भराने वाली है मैया, कोठिला भराने वाली है। मेरी मैया है तू, सुख दैया है तू तो हर सुख बसाने वाली है मैया, कोठिला भराने वाली है मैया, कोठिला भराने वाली है। मेरी प्रार्थना है जगत जननी भगवती से कि हमारी बहनें जो किसान से जुड़ी हुई हैं, किसानी से जुड़ी हैं, मेरी महिलाएं, मेरी बेटियां, इनके लागत की कीमत को, इनके लागत की 4 गुनी कीमत दे माँ, इनके लागत की 4 गुनी, इनके लागत की 4 गुनी कीमत दे माँ, इनके लागत की, इनके सपनों की सच में हकीकत दे माँ, इनके सपनों की, इनके लागत की 4 गुनी कीमत दे माँ, इनके सपनों की सच में हकीकत दे माँ, इनके सपनों की सच में हकीकत दे माँ। आज महिला किसान दिवस, आज महिला किसान दिवस बल भर दे माँ, आज महिला किसान दिवस बल भर दे माँ, आज महिला किसान दिवस बल भर दे माँ, आज महिला किसान दिवस बल भर दे माँ। नवरात्रि में बहनों का हल कर दे माँ, तो किसानों को हंसाने वाली है मैया, तू किसानों को सजाने वाली है मैया, कोठिला भराने वाली है मैया, कोठिला भराने वाली है मैया, कोठिला भराने वाली है। तू है मैया मेरी, सुख दैया मेरी, तू है मैया मेरी, सुख दैया मेरी, तू तो हर
सुख दिलाने वाली है कोठिला भराने वाली है कोठिला भराने वाली। कोठिला नहीं समझते होंगे, ये कोठिला शब्द ना वैसे तो अलग अलग जगह पे इसको कुछ बोलते होंगे देश के अलग अलग हिस्सों में, लेकिन यूपी बिहार में कोठिला बोलते हैं। मिट्टी का बनाता है गरीब किसान, और हर नवरात्रि में एक ही प्रार्थना मांगी जाती है, माँ हमारा कोठिला भरा रहे। समय के साथ विज्ञान भी बदल रहा है, विज्ञान की अलग अलग सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी माँ तो माँ है। महिला किसान दिवस पे एक ही प्रार्थना, तू तो कोठिला भराने वाली है खुशियाँ दिलाने वाली है भैया कोठिला भराने वाली है भैया कोठिला भराने वाली है भैया कोठिला भराने। और आज मैं पूरे देश को थोड़ा सा इसका भोजपुरी का तड़का लगाता हूँ। संवेदनाएं हैं, वो बड़े प्यार से अपने पति को, हमारे जो पूरब में यूपी बिहार झारखंड में उधर लोग उनके पति को ये भी कहा जाता है कि हमारे आदमी हैं, ऐसी ऐसी भाषाएं चलती हैं, हमारे आदमी। तो कहती है, और वो कई संबोधन होते हैं, सैया जी। सैया जी बड़ा प्यार का भाव है। औरत कहती है अपने पति को, हो नैहर के दुलरुई हई, सैया जी हम अपने मायके से बहुत प्यार में आए हैं, और आते ही आप कह रहे हो कटिया करने चलना है, तो थोड़ा दिन मुझे आराम करने दो, बाद में फिर काम करूंगी। नैहर के दुलरुई हई बड़ी सुकुआर है पिया, कटिया न होई हमसे, अरे कटिया न होई ये सैया जी, राख बनिहार है पिया, कटिया न होई हमसे, राख बनिहार है पिया, कटिया न होई हम। नैहर के दुलरुई हई, नैहर के दुलरुई हई बड़ी सुकुआर है पिया, कटिया न होई हमसे, कटिया न होई हमसे, राख बनिहार है पिया, कटिया न होई हमसे, राख बनिहार है पिया, कटिया न होई हमसे। के घमवा में झुलसे बदनिया, चैत के हमारे यहाँ देश में किसान को अन्नदाता भगवान बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? कभी कभी हमें लगता है कि हम बड़ा ये अनाज थोड़ा महंगा मिल के आया हमको, लेकिन आया ना, उसको पैदा करने के लिए न जाने कितने हमारे भाई बहन धूप में काम कर रहे हैं, बारिश में काम कर रहे हैं।
हो चैत के घमवा में, घाम मतलब धूप, चैत के घमवा में झुलसे बदनिया। अरे चैत के घमवा में झुलसे बदनिया, माटी में मिलल जाता सोना के जवनिया, माटी में मिलल जाता, अरे माटी में मिलल जाता सोना के जवनिया। दिल दिल उतरेला, दिल दिल उतरेला चेहरा हमारे है पिया, कटिया न होई हमसे, कटिया न होई हमसे, राखब निहार है पिया, कटिया न होई हमसे, राखब निहार है पिया, कटिया न होई। नैहर के दुलारुई हई, नैहर के दुलारुई हई, बड़ी सुकुआर है पिया, कटिया न होई हमसे, राखब निहार है पिया, कटिया न होई हमसे, राखब निहार। अरे कुछ दिन के बाद सैया चलब हम सिवान में। सिवान कहते हैं जहां खेत होते हैं, गांव और गांव का सिवान। गांव के बाहर खेत तो भी बाहर होते, खेत ड्राइंग रूम में तो होगा नहीं। लेकिन अगर वैज्ञानिक खेती करेंगे तो ड्राइंग रूम में भी खेत हो सकता है। अब ये पुरानी बात हो गई कि अब ऐसा सोच के जो महानगरों में है, मेट्रो सिटीज में रहते हैं लोग, वो सोचे मनोज तिवारी गांव भेजोगे क्या? नहीं, अरे अपने अपने छत पे ये गो पौधा लगाइला, वैज्ञानिक तरीका से उत्पाद उपजाइला, वैज्ञानिक तरीका से बहुत सारा नया नया प्रोडक्ट उपजाइला। अरे छत भी बन सकेला राउर, छत भी खेत बन सकेला। ए दीदी माई हो तोहार ये भैया, थोड़ा बुद्धि लगौले से हो जाई बेड़ा पार है माई, थोड़ा बुद्धि लगैले से। मैं ये इशारा उनको कर रहा हूं जो लोग सोचते हैं कि खेत, बड़े खेत में ही खेती होती है। आज के समय में बहुत सारे ऐसे पौधे हैं, बहुत सारे ऐसी खेती के प्रोडक्ट हैं जो हम अपने, अब जैसे मधुमक्खी पालना भी तो खेती है। मधुमक्खी उपजाई के बन जई रणधीर, महिला लिख सकती है किसानी से तकदीर रे भाई, किसानी से तकदीर। इन सारी चीजों का शोध करना है जो वैज्ञानिक लोग लगातार रोज उसका लाभ लेना है। और हमें सच में आज आप सब लोग से, जब हम स्टूडियो में जो बैठे हमारी बहनें बैठी हैं, महिलाएं बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, उन सभी लोगों के साथ पूरे देश के महिला किसानों को महिला किसान दिवस पर आप सबको बहुत बहुत बधाइयां। अपने दम पर
वो सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। डेयरी क्षेत्र में कार्यरत पशुपालकों, तकनीशियनों तथा संगठनों के प्रयासों को प्रोत्साहन देने हेतु राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये पुरस्कार 3 वर्गों में सर्वश्रेष्ठ कार्यों और अमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। आवेदन करने के लिए www.awards.gov.in पर या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर से संपर्क करें। आवेदन की अवधि 15 अगस्त से 15 अक्टूबर 2023 है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023। अपने दम पर दम 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 पर अपने दम पर। महिला किसान दिवस के अवसर पर आज के इस विशेष कार्यक्रम में अब हम जिनसे बातचीत करने जा रहे हैं, हमारे साथ हैं इस समय उत्तर प्रदेश से सुमन देवी जी, इसके अलावा भोपाल से मध्य प्रदेश से कंचन वर्मा जी और हरियाणा से गुरुग्राम से पूजा शर्मा जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। सुमन जी, आपसे बातचीत की शुरुआत हम करें उसके पहले बड़ी प्रेरक फिल्म है आपकी और पूरी यात्रा भी बहुत प्रेरक है, तो आइए वो ये भी देखते हैं, वो फिल्म देखते हैं और उसके बाद आपसे बातचीत की शुरुआत करते हैं। ग्रामीण भारत में बहुतेरी ऐसी किसान परिवारों की महिलाएं हैं जो कृषि के क्षेत्र में कुछ अभिनव प्रयोग कर अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब हुई हैं। ऐसी ही महिला किसानों में शुमार हैं वाराणसी के सेवापुरी विकास क्षेत्र के मड़ैया गांव की सुमन देवी। समाजकार में स्नातकोत्तर उपाधि हासिल करने के बाद छोटी जोत की परिवार की बहू सुमन देवी ने खेती में उपज बढ़ाने और मुनाफा कमाने के बारे में सोचा। सबसे पहले राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी और फिर वहां से अपनी छोटी जोत की खेती में कुछ नया करने के बारे में फैसला किया। सुमन देवी ने गोबर, गोमूत्र और विभिन्न पौधों की पत्तियों से खाद, दवा बनाकर प्राकृतिक एवं जैविक खेती की शुरुआत की। विभिन्न अनाज एवं सब्जी फसलों की प्राकृतिक खेती की उपजों से आमदनी होने लगी। फिर एफपीओ से जुड़कर अपनी संस्था का पंजीकरण कराकर सुमन देवी अपनी उपज की पैकेजिंग कर बाजार तक पहुंचाती हैं। आजीविका मिशन से जुड़कर मैंने प्राकृतिक खेती की शुरुआत की। प्राकृतिक खेती की शुरुआत के साथ साथ मैंने उसमें 80 महिलाओं को भी ट्रेनिंग दिया, उनको भी जोड़ा। और इसके बाद जब प्राकृतिक खेती हम लोग 5 साल से कर रहे हैं, इसके बाद जब उसका प्रोडक्ट हुआ तो उसका हम लोग को लाइसेंस और सर्टिफिकेट मिल गया, जो कि नमामि गंगे एफपीओ में हम लोग अपना ये प्रोडक्ट तैयार करके उसी में भेजते हैं। घर परिवार और बच्चों की देखभाल करते हुए सुमन देवी गो संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण में भूमिका निभाने के साथ उपभोक्ताओं को शुद्ध कृषि उपज उपलब्ध करा रही हैं। सुमन देवी दूसरी ग्रामीण महिलाओं को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित करने के साथ ही उन्हें प्राकृतिक खेती की बारीकियों को समझाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण भी देती हैं। प्राकृतिक खेती में सुमन देवी के योगदान को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उन्हें पुरस्कृत एवं सम्मानित किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सुमन देवी से मुलाकात कर उनकी हौसला अफजाई कर चुके हैं। तो सुमन जी, वाराणसी से आप हैं और वहाँ आपने अपने तमाम जो प्रयास किए हैं और प्रधानमंत्री जी तक ने उसकी प्रशंसा की है, उनसे प्रशंसा मिली आपको, ये बहुत बड़ी बात है मुझे लगता है जी, है ना? तो कैसे शुरुआत हुई थी आपकी ये? और मैं जैसा कि मैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हूँ। हाँ हाँ। और जैसे कि नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग दोनों में अंतर है। तो पहले मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करती थी सन 2013 से। अब मैं सन 2019 से नेचुरल फार्मिंग करती हूँ, जिसको आप प्राकृतिक खेती कहते हो जी। और पहले जैविक, इसके बाद प्राकृतिक। जब मैं जैविक से प्राकृतिक में आई तो लोगों ने कहा कि बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। तो जैविक से प्राकृतिक में जब मैं आई तो मेरे प्रोडक्शन में कोई अंतर नहीं आया, बल्कि उसकी पैदावार जो है 4 गुना बढ़ी हुई। अच्छा। क्योंकि जो रसायन से सीधे जैविक या प्राकृतिक में आ रहे हैं
उनकी पैदावार पहले साल नहीं बढ़ रही। तो किस तरह के उत्पाद आपके हैं, किस तरह की खेती करने लगे? मेरी यहाँ मैं जो करती हूँ उत्पाद वो मौसम के हिसाब से सब्जियाँ, धान और गेहूँ, दलहनी की फसलें, और इस टाइम मैं मोटे अनाज की जैसे मिलेट्स इसकी खेती कर रही हूँ। और मेरा ज़्यादातर फोकस होता है मिर्चा और टमाटर। जो आप एफपीओ से भी जुड़ी हुई हैं? हाँ, नमामि गंगे एफपीओ है हमारा। जो काशी प्रांत के नाम से हमारा प्रोडक्ट तैयार होता है। हमारा भी प्रोडक्ट विदेशों में जाता है। और इसमें हम संख्या नहीं बता सकते कि कितने इसमें महिला फार्मर जुड़ी हैं, उसकी संख्या अनगिनत है। और इसमें पुरुष भी शामिल है। ये एफपीओ हमारा जो है विदेश तक है। हमारे यहाँ विदेशी सैलानी सब आते हैं। हम लोग का घर और हम लोग का खेत बाड़ी सब विजिट करते हैं और देखते हैं। कई बार आए हैं। मोदी जी ने तो हमारे यहाँ कई ऐसे गांव हैं जिनको गोद भी ले लिया है, उसको मॉडल भी बना दिया है। हमारी जो जैसे कहते हैं काशी स्मार्ट सिटी हो गई है, तो काफ़ी स्मार्ट सिटी हो चुकी है। तो आप भी अब एक रोल मॉडल बन चुकी हैं, क्योंकि आपको देखकर दूसरों को प्रेरणा मिलती है जी। मध्य प्रदेश से हमारे साथ कंचन वर्मा जी हैं, और कंचन जी की कहानी जो है, उनकी यात्रा जो है वो भी बहुत प्रेरक है। कंचन जी पहले फिल्म देखें जी। और फिर आपसे बात करते हैं। आइए देखते हैं। मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। भोपाल से कुछ दूरी पर पड़ता है होशंगाबाद, जहां के सोनल बाड़ा गांव में रहती हैं कंचन वर्मा, जो ये बताती हैं कि अगर आपके पास हौसला है तो हर काम संभव हो जाता है। खेती की दुनिया में कंचन आज काफी जाना पहचाना नाम है। अवार्ड्स की ये कतार बता रही है कि कंचन के काम को सम्मान भी मिल रहा है। कंचन अपने परिवार को इसका श्रेय देती है। हमारे यहाँ सभी लोग खेती करते हैं। हमने बचपन से भी खेती देखी है और ससुराल में आए तो भी हमने खेती ही देखी। जब हमारे यहाँ सारे ही लोग खेती करते थे, हमारी सासू माँ करती थी, ससुर जी करते, हमारे हस्बैंड करते, तो हमने ये सोचा कि कुछ हम भी करके देखें। तो हमने जो पारंपरिक तरीके से खेती होती है उसके तहत हमने ये गेहूं की फसल को लगाया था। उसमें हमको अधिक पैदावार मिली। कभी आप इस गांव में आएंगे तो कंचन को ट्रैक्टर पर बैठे या गेहूं की फसल काटते देखकर हैरान मत होइएगा, क्योंकि कंचन के लिए ये काम अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। कंचन वर्मा जहां फसल उगाना भी जानती हैं, वहीं वो इन फसलों को कीटनाशकों से बचाना भी जानती हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि कंचन अपने इस हुनर को दूसरों के साथ भी साझा कर रही हैं। अभी हमने जैसे साइलेज की मशीनें डाली है, जिससे कि पशु आहार बनाते हैं हम मक्के से, तो उसी तरह हम आगे भी चाहते हैं कि और कुछ नई चीज़ें चालू करें। हम हल्दी की मशीन, पैकिंग मशीनें डालें, और भी नए नए कोई काम चालू करें, जिससे महिलाओं को अधिक से अधिक हम काम दे सकें। कंचन के इस काम में उनके परिवार का भी काफी सपोर्ट रहा है। कंचन को इस तरह से खेत में काम करते देखकर गांव की दूसरी महिलाएं भी प्रेरित होती हैं, और इससे प्रधानमंत्री के महिला सशक्तिकरण अभियान को और बल मिलता है। कंचन वर्मा उन सभी महिलाओं के लिए एक मिसाल हैं जो अन्नदाता के तौर पर कामयाबी की एक नई इबारत लिखना चाहती हैं। ये ट्रैक्टर चलाना